Hello, how are you? I hope you are fine. Today, Mrs. Sarita Rani, is going to discuss a new chapter from prose session from the Diary of a Young Girl, written by Annalie Mary Annie Frank, who was born on 12th June 1929 and died on February 1945. बच्चे, ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? इसको आत्मकथा कहते हैं, जिसमें इंसान अपने जीवन की जो अपनी जीवनी है उसे खुद लिखता है। और ये जो कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखी गई थी, जिसमें जब हिटलर जो था नाजीज़ का हेड था और वो जर्मनी पर अत्याचार, जो जर्मनी में ज्यूज़ थे उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, और जिसमें ये लड़की एनी फ्रैंक, उसका परिवार भी इस अत्याचार का शिकार हुआ। और उसी दौरान उसने एक डायरी लिखी जिसका नाम उसने दिया किटी। चलिए कहानी पढ़ते हैं और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं को भी हम इस कहानी में उसी के द्वारा लिखी गई डायरी के अनुसार पढ़ते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an ever greater need to get all kind of things off my chest. मेरे जैसी किसी व्यक्ति के लिए एक डायरी में लिखना सचमुच एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। कि इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाद में ना मुझे और ना किसी अन्य को एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों में कोई इंटरेस्ट होगा। तो भी इससे कोई अंतर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लिखने को मन कर रहा है। और इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल में भरी सभी बातों का बोझ उतार दूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grantly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary. In the first place, I don't have a friend. लोगों के मुकाबले कागज़ में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा सहनशीलता होती है। मुझे इस कहावत का विचार ऐसे एक दिन पर आया जब मैं कुछ उदास थी और अपने हाथों में अपनी ठोडी रखे हुए घर पर बैठी हुई थी, ऊबी हुई और बड़ी निर्जीव सी बनी, सोच रही थी कि घर पर बैठी रहूं या बाहर जाऊं। अंत में मैं वहीं रही जहां मैं थी और सोचती रही, हाँ, कागज़ में सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। और क्योंकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं इस पूरी सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं बड़े ही गर्व से, प्राउड से एक डायरी का नाम देने जा रही हूँ, किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इसे लिखने से शायद कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी उस बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी लिखने को प्रेरित किया। पहली बात यह है कि मेरा मित्र कोई नहीं है।
Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends in having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. I don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. इस बात को मैं और अधिक साफ करना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची इस दुनिया में अकेली है, और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरे माता पिता और एक 16 साल की बहन है, और कम से कम 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी प्यारी मौसियाँ और एक अच्छा घर है। ऊपरी सतह पर लगता है कि मेरे पास हर चीज़ है सिवाय एक अच्छे दोस्त के। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो बस एक ही बात सोचती हूँ, वह मौज मस्ती होती है। मेरा मन नहीं मानता कि मैं इनके साथ प्रतिदिन की साधारण बातों के अलावा कोई अन्य बात करूँ। ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ नहीं सकते, और यही बात मेरे लिए एक परेशानी है, एक समस्या है। शायद ये मेरा दोष हो सकता है कि हम एक दूसरे पर अपना भेद बताने का भरोसा नहीं करते। कुछ भी हो, इस समय स्थिति ऐसी है और दुर्भाग्यवश इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। इसी कारण मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डिडंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अपने जिस मित्र की मुझे बहुत देर से प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पना में उसने सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरह उबड़ खाबड़ या उल्ट पुल्ट लिखना नहीं चाहती जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my family, much as I dislike doing so. मैं इस डायरी को मित्र मानती हूँ और इसका नाम किट्टी रखने वाली हूँ। कोई व्यक्ति मेरी इस डायरी में लिखी बातों को समझ नहीं पाएगा अगर मैं सीधे लिखना शुरू कर दूंगी, इसलिए अच्छा होगा अगर मैं अपने जीवन का संक्षिप्त वर्णन करूं, जबकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। My father, the most adorable father I have seen. I didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मेरे पिताजी जो दुनिया में सबसे प्यारे पिता थे जिन्हें मैंने कभी देखा हो, उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी तब तक नहीं की जब तक वो खुद 36 और मेरी मदर 25 की नहीं हुई। मेरी सिस्टर मार्गॉट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ
एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक्स सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गॉट को हमारी नानी के साथ रहने के लिए एचेन भेज दिया गया। मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके पीछे पीछे फरवरी में मैं भी वहाँ पहुँच गई, जब मुझे मेज पर इस तरह पटक दिया गया मानो मैं मार्गॉट के लिए जन्मदिन का तोहफा थी। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupras, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. मैंने तुरंत मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। मैं 6 वर्ष तक वहाँ रही। मैंने फर्स्ट क्लास में शुरू किया और 6th में, जब मिसिस क्यूप्रस मेरी हेडमिस्ट्रेस थी, एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल साल के एंड में दी गई, जिसमें दोनों काफ़ी दुखी रोकर एक दूसरे से दूर हो गई। 1941 की गर्मियों में मेरी नानी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी उत्सव के बीत गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. जनवरी 1942 में नानी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता कि वह मुझे कितना याद आती थी और मैं अब भी उन्हें कितना प्यार करती थी। ऐसा निश्चय हुआ, ऐसा निर्णय घर में लिया गया कि 1942 के इस जन्मदिन के अवसर पर नानी की कमी को पूरा कर दिया जाए और नानी की मोमबत्ती भी अन्य मोमबत्तियों के साथ जला दी गई। हम चारों अब ठीक ढंग से पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा था और इस तरह मैं आज की तिथि, आज की डेट 20 जून 1942 तक आ पहुंची, जब मैं अपनी डायरी का उद्घाटन और डायरी को लिखने शुरू करने जा रही हूँ। Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holidays saving on their bet. From morning to night, it is, you are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. Dearest Kitty, हमारी पूरी क्लास जो है वो डर रही थी। क्वैक इन इट्स बूट मीन्स डर के मारे कांपना। तो क्लास क्यों कांप रही थी? क्योंकि अभी आगे पेरेंट टीचर मीटिंग आने वाली थी, जिसमें जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बताना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे वाली कक्षा में ही रहेगा। आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो शर्तें लगा रही थी। जीएन और हमारे पीछे बैठे हुए 2 लड़के हंस हंस कर पागल हो रहे थे। सीएन और जो जैक्स है जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए थे। प्रातः रात तक यही चलता रहा। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। हाँ हाँ हो जाओगे। नहीं, मैं नहीं। जी की प्रार्थना भरी नज़रें और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पा रहे थे।
If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures. यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि हमारी क्लास में नालायक इतने ज़्यादा हैं कि कक्षा क्लास का 1/4 हिस्सा जो है पीछे रखा जा सकता है, यानी कि वो फेल हो सकते हैं। परंतु टीचर्स जो हैं वो इस अर्थ पर एक ऐसे जीव हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वी विल मेक इट। The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. मैं अपनी फ्रेंड्स और अपने बारे में इतनी परेशान नहीं थी। हम पास हो जाएंगे। केवल एक सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे कोई डर था वो था मैथ्स। कुछ भी हो, हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई भी रीज़न नहीं था। तब तक हम एक दूसरे से यही कह सकते थे कि डोंट लूज हार्ट, दिल मत छोड़। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old Fauji, who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. What can you write about that? I would worry about that later, I decided. मैं अपने सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा चल रही थी। हमारे वहाँ टोटल 9 हैं, जिसमें से 7 मेल हैं और 2 उसमें फीमेल हैं। मिस्टर किसिंग एक बूढ़ा बड़ा ही धकियानुसी जो हमें मैथ्स पढ़ाता है, वो मेरे से ऐसे लगता है जैसे कई युगों से मेरे साथ नाराज़ है, क्योंकि मैं क्लास में बोलती बहुत थी। बड़ी सारी वार्निंग्स के बाद भी मुझे अतिरिक्त ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाता था। इस बार उन्होंने मुझे एक बातूनी टॉपिक पर लिखने के लिए दिया। एक बातूनी, इस तरह के टॉपिक पे भला कोई क्या लिख सकता है? इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड टाई टू कीप क्वाइट। और जो टाइटल था उसको मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, उसे अपने बैग में डाल दिया और चुप बैठने की कोशिश करने लगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up and convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited trait. उस इवनिंग जब मैं अपना सारा होमवर्क समाप्त कर चुकी थी, मेरी नज़र उस सब्जेक्ट पर पड़ी। अपने पेन के हेड को चबाते हुए मैं उस टॉपिक पर सोचती रही। कोई भी व्यक्ति वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस और ज़्यादा जगह छोड़कर इधर उधर की बातें कैसे लिख सकता है? किंतु होशियारी इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए कुछ ठोस दलीलें पैदा की जाएं। मैं निरंतर सोचती रही और फिर अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने ये तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है और ये भी लिखा कि इसे मैं कंट्रोल में करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी, किंतु मैं
खुद को इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जितना ही बोलती थी। यदि मुझसे ज़्यादा नहीं, और आप ये इनहेरिटेड जो हैबिट्स हैं के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. Mr. Kissing मेरे excuses और जो भी मैंने उस टॉपिक में लिखा उस पर बहुत हंसा, परंतु जब अगले पाठ में, अगले लेसन में मैंने फिर बोला, मैं बोलने लगी, तो उसने मुझे फिर लिखने के लिए एक और लेसन दिया। इस बार का दिया हुआ जो टॉपिक था वो था एक असाध्य बातूनी, मीन्स एन इनकॉर्जिबल चैटरबॉक्स। मैंने इसे लिखकर टीचर को दे दिया, और पूरे दो लेसन तक मिस्टर किसिंग ने कोई भी शिकायत या उसे कुछ नहीं कहा, किंतु जब थर्ड लेसन पढ़ने लगे तो वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। एनी फ्रैंक क्लास में बोलने के लिए पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने एक नया लेसन दे दिया, जिसका टाइटल था कां कां कां, एंड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, बातूनी औरत ने कहा। अब एनी फ्रैंक को क्वैक 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 एक नया एसे दे दिया गया। अब ये सुनकर बस हंसने लगी। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मुझे भी हंसना पड़ा। अब ये रोज़ की चैप्टर बॉक्सेस वाले टॉपिक से मैं पूरी तरह परेशान हो गई। अब मेरी लिखने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। अब मुझे कुछ नया लिखना था, कुछ नया सोचना था, कुछ अलग हटकर। मेरी सहेली सैनी, जो कि कविता लिखने में काफ़ी अच्छी थी, इस पेशकश से उसने कहा कि तुम कोई कविता क्यों नहीं लिखती, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग इस हास्यास्पद विषय के द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, किंतु मैंने ये निश्चय कर लिया कि मजाक उल्टा उसी पर पड़े। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. Yours Annie. मैंने अपनी पोयम ख़त्म कर ली और वो बहुत ही सुंदर थी। और ये किसकी कहानी थी? एक बतख माँ की और एक हंस पिता, जिनके 3 छोटे छोटे चूज़े थे और जिन्हें पिता ने चोंच मार कर मार दिया था, क्योंकि वे बहुत कां करते थे। बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। उसने वह पोयम हर एक क्लास में पढ़कर सुनाई, साथ साथ में अपने व्यूज़ भी उसमें जोड़े, अपने कमेंट्स भी जोड़े।
तथा अनेक अलग अलग कक्षाओं में भी वो सुनाई। तब से उसने मुझे बातें करने की छूट भी दे दी और मुझे कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया गया। और इसके कंट्रास्ट अगेंस्ट मिस्टर किजिंग जो थे, वो हमेशा क्लास में भी मजाक की बातें करते थे। तुम्हारी एनी। I hope you like the lesson. We will meet in the next lesson. Till then, goodbye. Thank you for watching.